हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस में। आज हम लोग क्लास टेंथ के सोशल साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और यह मॉडल सेट नंबर कितना है? 3 है। मॉडल सेट नंबर कितना है? 3 है। मॉडल सेट नंबर कितना है? 3 है। इससे पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान का 2 मॉडल सेट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। जितना हम मॉडल सेट करवाएंगे सामाजिक विज्ञान का, जितना सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, इससे ज़्यादा एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग जितना करवाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम वीडियो को देख लीजिएगा। मॉडल 1 से लेकर जितना करवाएंगे उतना तक जरूर देख लेना है। चलिए, अगर उसको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, अब बना होगा सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट बना होगा। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिश कीजिएगा, यदि आप लोग जानते हैं तो सबसे पहले आप लोग आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? साम्यवादियों का क्या कहते हैं? बाइबिल कहते हैं। किस पुस्तक कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में कौन सी पुस्तक लिखा था, रचना किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं साम्यवादियों का बाइबिल? क्या बोलते हैं? साम्यवादियों का क्या बोलते हैं? बाइबिल कहते हैं। चलिए, किसको बोलते हैं? साम्यवादियों का बाइबिल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो दास कैपिटल। किसको? दास कैपिटल को। किसको बोलते हैं? दास कैपिटल को। किसको बोलते हैं? दास कैपिटल को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की। किसकी है? टॉलस्टॉय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था? चलिए जल्दी से बता दीजिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? चलिए जल्दी से बता दीजिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? चलिए कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेस्ट लिस्टोस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिस्टोस्को की संधि जो हुआ था, ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि जो हुआ था वो किन किन देशों के बीच हुआ था? किन किन 2 देशों के बीच हुआ था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो किसके बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये भी जो है एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो बार बार पूछा जाता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। रूस का सम्राट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हो गया था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। कब हुआ था? तो 1861 में। कब हुआ था? 1861 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। कहाँ हुआ था? तो रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ये भी जो है एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है?
तो रेगुर मृदा, क्या बोलते हैं इसको? रेगुर मृदा। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त होती है, मतलब काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज्यादा उपयोगी होती है? ये भी जो है एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो कपास के लिए काली मिट्टी किसके लिए है? कपास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित है? ये भी जो है एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। किसमें है? तो उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ये भी जो है एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो कौन है? एंड्रीन। कौन है? एंड्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? अथवा इसी को दूसरा तरह से क्या कैसे पूछेगा? तो मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मृदा माने मरा हुआ भूमि अर्थात बालू ही बालू कहाँ ज्यादा पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी काफी महत्वपूर्ण था, बहुत बार पूछा हुआ है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? मतलब भूमि का निम्नीकरण का मतलब क्या होना? बुकड़ जाना मतलब समझते हैं, छोटे छोटे टूट जाना। तो क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। अधिक क्या है? सिंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी का विस्तार पाया गया है? भारत में सबसे ज्यादा किस मिट्टी का विस्तार पाया गया है? सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो उत्तर की ओर पाई जाती है, उत्तरी भारत में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूमि का मूल्यांकन उसके गुण से निर्धारित होता है। किसके गुण से निर्धारित? भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का हम लोग निर्धारण करते हैं तो उससे किस मूल्य से निर्धारित करते हैं? तो उत्पादकता के आधार पर। किसके करते हैं? उत्पादकता के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? आरक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के कौन सा परत में मिलता है? मिट्टी के कौन सा परत में मिलता है? किसमें मिलता है? तो सी परत में। किसमें मिलता है? सी परत में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण इसमें से कौन है? संघ सरकार का उदाहरण इसमें से कौन है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए कौन है? तो अमेरिका। कौन है? अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन सही है? पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय रूप में से इनमें से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? मतलब पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होता है, उनमें से इनमें से कौन एगो नहीं है? त्रिस्तरीय होता है, इनमें से कौन एगो सही नहीं है? कौन सही नहीं है? जल्दी से बता दीजिए कौन सही नहीं है? नगर निगम। नगर निगम जो होता है पंचायती राज के त्रिस्तरीय भाग नहीं है। निगम त्रिस्तरीय का भाग नहीं है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति का भाग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहेगा पंचायती राज व्यवस्था कै स्तरीय है? त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय है, जिसमें पहला क्या है? ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था है सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था?
पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? चलिए जल्दी से बता दीजिए किस राज्य में लागू हुआ था? तो बिहार में। किसमें हुआ था? बिहार में। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ये भी है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कहाँ की गई थी? तो चेन्नई में। कहाँ किया गया था? चेन्नई में। सॉरी गलती हो गया वहां पर। कहेगा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? सबसे पहले किसमें हुआ था? तो राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। और कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। ये जो है पंचायती राज व्यवस्था के कहेगा शुरुआत किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किस समिति द्वारा? बलवंत राय मेहता द्वारा हुआ था। इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में हुआ था। राजस्थान के बाद फिर किस में हुआ? आंध्र प्रदेश में। किसके हुआ? आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद सभी राज्यों में होना शुरू हो गया। तो कहेगा पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में। किस में हुआ था? राजस्थान में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में। उसके बाद क्या होता? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहां पर थोड़ा सा गलती हो गया था, ये तो बता चुके हैं। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? चलिए इसमें बता चुके हैं क्या होता, फिर से रिपीट करते हैं। भारत में कहेगा सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चेन्नई में, मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई अर्थात मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? तो 1688 ईस्वी में। 1600 कितना? 88 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अगर ये हमसे पूछेगा कि बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब की, कहाँ हुआ था? तो पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। कब हुआ था? तो 1952 में। 1900 कब हुआ था? 52 में। 1952 में। बिहार में कहेगा था पटना में। कब हुआ था? 1952 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो क्या है? त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय। पहला क्या है? पंचायत, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर उसके बाद क्या है? तो जिला परिषद। क्या है? जिला परिषद। क्या है? जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ऐसा कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों पर आरक्षण है? बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने सीटों का आरक्षण है? कितने सीटों का आरक्षण है? कितने सीटों का आरक्षण है? तब 50% सीटों का क्या है? आरक्षण है। 50% सीटों क्या है? आरक्षण है। और ये कब हुआ था? तो 2006 पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को संपूर्ण सीट में आधा सीट अर्थात 50% आरक्षण के प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है मतलब 100 सीट है तो समझिए उसमें 50 सीट किसका रहेगा? तो पुरुष को, महिला का रहेगा। 50 सीट किसका रहेगा? महिला का रहेगा। उसके बाद 50 सीट किसका रहेगा? पुरुष का रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? चलिए जल्दी से बता दिए। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो भारत में। कहाँ है? भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुआ था? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है? कितना से कितना तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं? भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा है किसका है? तो गोवा का। किसका है सबसे ज्यादा? किसका है? गोवा का। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किसका है? गोवा का। किसका है? सबसे ज्यादा कहेगा तो किसका है? गोवा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। कहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा है तो किसका है? तो पटना का। किसका है? पटना का जो होता है सब प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया? दादा भाई नौरोजी जो थे सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे? राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे? चलिए कब लगाए थे? तो 1868 में। कब लगाए थे? 1868 में। कब लगाए थे? 1868 में लगाए थे। कितना लगाए थे? तो 20 रुपया। कितना लगाए थे? 20 रुपया। उनका अनुमान क्या था? प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना था? 20 रुपया। तो ये भी पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार राष्ट्रीय आय प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना था? तो 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या देगा? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? तो आय कर को। किसको? आय कर को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन 2008-2009 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? 2008 और 2009 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी? तो 25,449 रुपया। 25,400 कितना? 49 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि जो है आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो क्या है? सहज है कि वैज्ञानिक है कि व्यवहारिक है? तो बोलेंगे इनमें से सभी है। इनमें से क्या है? सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है। बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है। कितना प्रतिशत गरीबी में गुजर रही है? तो 41.4%। कितना? 41.4%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्यों के बदले में जो परिश्रम मिलता है उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं हम लोग? तो आय। कार्य करते हैं तो उसके बदले जो भी हमें प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपनी आय बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में जो भूकंप आया था इनमें से कब आया था? चलिए तो कब आया था? तो 1934 में। बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? विस्तृत का मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। कौन है? तो ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्या? क्षरण। ओजोन परत का क्षय होने से पूरा विश्व ही प्रभावी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आता है वो कौन सा महीना में ज्यादा भयानक होता है? तो अक्टूबर नवंबर। कब होता है? अक्टूबर नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? इनमें से कौन क्षेत्र है जो भूस्खलन के लिए ज्यादा प्रभावी होता है? भूस्खलन के सबसे ज्यादा प्रभावी होता है कौन सा क्षेत्र है? भूस्खलन का मतलब भूमि का टूटना या फूटना। तो
कश्मीर और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और कौन, उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही क्वेश्चन है, लास्ट है, कितना 40 क्वेश्चन। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।